नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है एचएल सैनी और टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 वीडियो डाले हैं टेक्निकल हेल्पर के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पिछली सालों में टेक्निकल हेल्पर या आईटीआई लेवल की अन्य एग्ज़ाम जैसे इसरो, डीआरडीओ या एनटीपीसी या यूपीपीसीएल टीजी2 या हरियाणा लाइनमैन इत्यादि में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जिस सीरीज़ कल से चल रही थी, मतलब पिछली क्लास में जहाँ तक 8 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए थे, इसी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम आवेश से जुड़े हुए और वोल्टेज से जुड़े हुए टेक्निकल हेल्पर 2018 के संपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त आज पहली बार अपने इस चैनल पर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दो, तो ताकि अपन आज की क्लास को स्टार्ट करें। और दोस्त, साथ के साथ में सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। 1-2 दिन में आपकी लाइव क्लास हो जाएगी। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप सभी लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का हम आंकड़ा छू लेंगे। बस आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए आज का ये क्वेश्चन। हाँ, 8 तक के क्वेश्चनों की चर्चा हमने कल कर ली थी और आज का जो ये पहला क्वेश्चन है वो ये है, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन आज के लिए पहला और कल से 9 नंबर का। कह रहा है कि कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में बन सकता है। ये कह रहा है कि दो आवेश हैं, मान लीजिए कि ये आवेश है Q और दूसरा भी आवेश है Q। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों आवेश है वो बराबर है लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत है। अगर एक धनावेशित है तो दूसरा ऋणावेशित है। और कहना चाह रहा है यदि बहुत कम दूरी पर रखे हुए हो तो क्या बनता है। तो दोस्तों, समान मान के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति, समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश जब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अंग्रेजी की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना प्रॉपर लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इस बात को गौर करो कि ये जो बन रहा है वो बन रहा है विद्युत द्विध्रुव, और इसके द्वारा जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो जब बहुत कम मान के आवेश बहुत कम दूरी पर रखे हुए हों लेकिन प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, तो इस प्रकार का जो बना संयोजन है वो कहलाता है द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण को हम दर्शाते हैं एम से। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। कहने का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब Q इंटू डी, कोई एक आवेश का मान और D है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव होता क्या है, तो दो आवेश बहुत कम दूरी पर रखे हो, विपरीत नेचर के हो, तो बनाता है द्विध्रुव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा सी, विद्युत द्विध्रुव। क्या आएगा? विद्युत द्विध्रुव। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा गौर से सुनना है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। कहना चाह रहा है खालिस्तान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया जाने वाला कार्य है। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्टेज, बी में करंट, सी में पावर, डी में रेजिस्टेंस और ई में रिएक्टेंस। तो ऑप्शंस को देखने पे आपको पता लग रहा होगा कि टेक्निकल हेल्पर में जो ज़्यादातर ऑप्शंस है उनका हिंदी में उच्चारण लिखा गया है इंग्लिश के वर्डों का, इसलिए आपको इंग्लिश के वर्ड भी सीखने चाहिए। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि एक स्थिर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, माना कि ये मेरा क्या है, ये जो गोला है ये एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश को क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। माना कि ये आवेश क्या है, क्यों। तो इस विद्युत क्षेत्र में क्यों आवेश को जब लाया जा रहा है तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य। तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है,
वो कहलाता है उस बिंदु का विभव। ये कहना चाह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के, तो दो बिंदुओं तक लाने में जो किया गया कार्य वो कहलाएगा विभवांतर, जिसे हम वोल्टेज की संज्ञा देते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा वोल्टेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, ये लो आराम से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाह रहा है कि जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक खालिस्तान होता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी आवेश है, माना कि ये जो आवेश है ये आवेश क्या है, Q, और इस आवेश के द्वारा कोई बल महसूस किया जा रहा है। तो बल आवेश तभी महसूस करेगा जब कोई क्षेत्र में हो। तो दोस्तों स्थिर आवेश के कारण एक क्षेत्र पैदा होता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो वह आवेश बल को महसूस करेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने पर वह बल महसूस करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र। अर्थात इस क्षेत्र में कोई आवेश लेकर के आएंगे तो वह आवेश बल महसूस करेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उस 12 को देखिए एक बार। क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण करता है? ऑप्शन जो ए है वो कहना चाह रहा है कि एल्फा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन्स और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूँ, शॉर्टकट में समझ में आएगी। हम जानते हैं PEN, और पेन यानी कलम, और एक होता है एल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो P का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। और N का मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन। उसी प्रकार एल्फा किरणों पर धनावेश, बीटा किरणों पर ऋणावेश और गामा किरणें उदासीन प्रकृति की होती हैं। तो किरणें वही विक्षेपित होंगी जिनका कुछ न कुछ आवेश होगा। तो एल्फा और बीटा किरणें हैं वो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी बीटा किरणें दे नहीं रखा, सिर्फ कौन सी दे रखा है? एल्फा किरणें। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सी, कि एल्फा कण विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। अगर यहाँ पर बीटा और एल्फा दोनों दिए होते तो आंसर हो जाता कि एल्फा और बीटा दोनों किरणें विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती है। लेकिन आए ऑप्शन गामा किरणें, तो गामा किरणें विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को दो ढंग से अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। ये कहना ये चाह रहा है कि किसी जो बिंदु आवेश है, जो कोई बिंदु आवेश है के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में देख लो कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान किससे निर्धारित किया जाता है? जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से एक बार ढंग से देखो, मैं बताता हूँ। पॉइंट चार्ज का मतलब हिंदी में होता है बिंदु आवेश। तो मान लीजिए देखो, ये जो मैंने नीला जो बनाया ये क्या हो गया? बिंदु आवेश, मतलब बहुत छोटा आवेश। तो जो बिंदु आवेश होता है वो बिंदु आवेश पर और स्थिर और बिंदुवत आवेश पर कूलाम का नियम लागू होता है। तो बिंदुवत आवेश या बहुत छोटे आवेश और स्थिर आवेश के लिए कूलाम के नियम लागू होते हैं, और कूलाम के नियम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान है वो भी कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो जब भी कूलाम का नियम आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह केवल स्थिर और बिंदुवत आवेश पर ही लागू होता है। इसके द्वारा दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कूलाम का नियम तभी लगेगा जब आवेश कैसे हो? पॉइंट चार्ज, मतलब स्थिर तथा बिंदुवत हो तभी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट चार्ज अर्थात बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज का मतलब हिंदी में होता है बिंदु आवेश। ठीक है ना?
तो अगर ये कह देता कि एक समान रूप से वितरित है या किसी सीट पर है, तो ऐसी स्थिति में फिर जवाब कौन सा था? गावस का नियम। लेकिन यहाँ पर एक समान रूप से वितरण की बात नहीं की गई है, इसलिए सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? तो वो आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर सी, कूलाम का नियम। पॉइंट चार्ज की जहाँ जहाँ बात होगी वहाँ कूलाम का नियम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या कहता है कि विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम खाली स्थान से सर्वाधिक समान है। तो एक बार तो मैं कूलाम का नियम सुन लो। कूलाम का नियम है वो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है और वो सूत्र होता है F बराबर K। अगर एक आवेश का मान Q1 और दूसरे का Q2 है तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो उसका सूत्र ये होता है कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों के किसके बराबर? गुणनफल। मतलब ये एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है, तो जो कूलाम का जो नियम है वो दोनों आवेशों के जो कूलाम बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती और इनके मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है कि दोनों आवेश वायु में रखे हैं या कांच पे रखे हैं या कोई अन्य माध्यम में रखे हैं। तो जो कूलाम का नियम है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। गौर से सुनो, आवेशों के मान पर, आवेशों के मध्य की दूरी पर और आवेशों के मध्य विद्यमान माध्यम पर कि क्या माध्यम है, वायु है, कांच है, क्या है। लेकिन क्वेश्चन ने कूलाम के नियम को पूछा है कि ये किसके तुल्य है। तो दोस्तों जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के तुल्य है। कैसे? क्योंकि जो कूलाम का नियम है दो आवेशों के मध्य काम करता है और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है दो द्रव्यमान के मध्य या दो पिंडों के मध्य काम करता है। कि माना कि दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। तो तुम अगर दोनों फॉर्मूलों को चेक करके देखोगे तो कूलाम के नियम में भी दोनों आवेशों का गुणनफल है और यहाँ दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल है। यहाँ भी दूरी का वर्ग का विलोमानुपाती है और यहाँ भी दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती है। अर्थात जो कूलाम का नियम है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के ज़्यादा समीप है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्त कमेंट भी करते रहें, सभी से गुजारिश है कमेंट भी करो। अगर वीडियो पसंद आ रहा था इसे लाइक भी करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम इत्यादि पे शेयर करो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देते हो उसके पश्चात हम डेली क्या लेकर के आएंगे? डेली इससे जुड़े हुए और भी लाइव क्लास लेकर के आएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक कूलाम किसके बराबर है? जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बात की थी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि एक कूलाम का मान क्या होगा? तो एक कूलाम का मान ज्ञात करने के लिए इस पूरी संख्या का क्या लगाएंगे? भाग। तो एक में इस संख्या का अगर मैं भाग लगाता हूँ तो मेरे पास में जो संख्या आती है वो संख्या आती है 6.25 गुणा 10⁻+18। क्योंकि तुम जानते हो घात नीचे जाएगी तो ऊपर प्लस की बढ़ेगी, लेकिन ये 19 नहीं बनेगी, ये 18 हो जाएगी। क्योंकि पॉइंट हटेगा 10 बन के भाग लगाने पर जो वैल्यू आएगी वो 6.25 गुणा 10⁻+18। कहने का मतलब क्या हुआ कि इतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके एक कूलाम आवेश को ले जा पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 उसका आंसर होगा डी। पूछने का तरीका बदल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ना पूछ करके इसने पूछा एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उल्टी बात पूछी है तो भाग लगा दिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 16 की ओर। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? अभी 2 मिनट पहले ही बताया जस्ट। जो आवेशों के जो मध्य बल लगता है वो बल एक तो
किस पर निर्भर करता है? उनके आवेशों के मध्य के माध्यम पर। दूसरी बात, दोनों जो आवेश है उनके गुणनफल पर। और तीसरी बात, उनके मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। तो मेन चीज़ क्या हो गया? एक तो आवेशों का गुणनफल, सही बात है। दूसरा बोला आवेशों के मध्य की दूरी, सही बात है। ये बोल रहा तीसरा आवेशित पदार्थ के प्रकार पर। इससे कोई मतलब नहीं है। इससे तो आवेशित पदार्थ के प्रकार से तो ये पता लगेगा कि आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण, लेकिन बल लगेगा, बल का मान है वो, बल का जो मान है वो निर्भर करता है आवेशों के गुणनफल पर, मध्य की दूरी पर और माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशित पदार्थ के प्रकार पर नहीं करता है और ना ही तापमान पर। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्या क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता गुणनफल, मध्य की दूरी और तीसरी बात लिखी थी माध्यम पर, तो जवाब आ जाता ए, बी और सी, दो तीनों। लेकिन अभी माध्यम की बात नहीं की है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इस 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको पढ़िए एक बार सभी लोग स्पीड से। एक बिंदु पर खालिस्तान को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनावेश अनुभव किया गया बल खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग। गौर करो, ये कहना क्या चाह रहा है कि ये तो हो गया मेरा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, हाँ जी, और ये हो गया मेरा आवेश। तो ये कह रहा है कि आवेश को कितना कर दिया जाए? इकाई। आवेश को कितना कर दिया जाए? इकाई। तो इकाई करने का मतलब आवेश का क्या लगाना है? भाग। तो इकाई आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? ई से। तो ई बराबर हो गया एफ बटे क्यू। अर्थात इकाई आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्ट रूप से आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा सभी को। तो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब? तो इकाई धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसने यही तो बोला है, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों अगर ऊपर भी मीटर और नीचे भी किससे गुणा कर दिया जाए? मीटर से, तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल। और नीचे क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। और दोस्तों जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट बटे मीटर। तो दोस्तों अगर तुम्हारी आंखों के सामने दो चीज़ निकल करके आई होंगी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दो मात्रक आए, एक तो आया न्यूटन प्रति कूलाम और एक मात्रक क्या आया? वोल्ट प्रति मीटर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम के हैं भाई। इस बार क्षेत्र की तीव्रता पूछी है तो अगली बार के एग्जाम में इसका मात्रक पूछ सकता है ना। और हमको संभावित क्वेश्चन भी तो देखना ही क्या संभावना बनती है। तो इकाई धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। कैसे होता है अभी मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, इलेक्ट्रिक तीव्रता। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत और तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाँ जी, अब ढंग से पढ़ने का है, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन 12th फिजिक्स के हैं, ध्यान रखना। तो थोड़ा 12th फिजिक्स को भी आप देखोगे पहले चैप्टर को तो आपको कुछ और भी चीज़ें समझ में आएंगी। निम्न में से किसके लिए गाउस का नियम लागू होता है? तो दोस्तों जो गाउस का नियम है वो चाहे आवेश बिंदुवत हो या केवल, अगर कहता है कि केवल बिंदुवत आवेश पर क्या लागू होता है, तो केवल बिंदुवत आवेश पर तो कूलाम का नियम लागू होता है। लेकिन अनंत लंबाई का चार्ज हो या चार्ज की अनंत सीट हो या एक समान रूप से गोलाकार सेल हो, इन सभी चीज़ों पर कौन सा नियम लागू होता है? गाउस का नियम लागू होता है। ठीक है, गाउस के नियम के द्वारा हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं और वो होता है उसके द्वारा आबंध कुल फ्लक्स और बटे
एप्सिलॉन। ये गावस का नियम है कि किसी निकाय के द्वारा जो कुल आवेश है वो परिबद्ध किया जाता है और एप्सिलॉन है उसका अनुपाती विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जो गावस का नियम है वो पॉइंट चार्ज पर भी, अनंत लंबाई के चार्ज पर भी और चार्ज की अनंत सीट पर भी और समान रूप से गोलाकार सेल्स सभी पर लागू होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 19 है सेम 18 का रिपीटेशन ही है, गौर से देखिए। गावस का नियम कहाँ पर लागू होता है? तो फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज के सीधे तार के कारण, सही बात है। फिर क्या बोल रहा है? अनंत चार्ज के लिए तार के कारण, और बोल रहा है फील्ड के पॉइंट चार्ज के कारण, और फील्ड की पूरी तरह से चार्ज की गई वलयाकार कोश के कारण। तो जो क्वेश्चन ऊपर था हूबहू नीचे ही तो है, बातों को अब थोड़ा लंबा लिख दिया, पहले शॉर्ट में लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी क्या होगा? ई। तो गावस के नियम को ध्यान रखना, ये चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे अनंत लंबाई का चार्ज हो, चाहे गोलाकार सेल्स हो, चाहे समान रूप से अनंत सीट हो, सभी पर गावस का नियम लागू होता है। इससे हम विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बोले कि बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण दो बिंदु आवेशों के बीच का बल और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको पढ़ना जरा एक बार, कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर राशि है? वेक्टर का मतलब हिंदी में होता है सदिश। क्या होता है दोस्तों? सदिश। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से और चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से। ये दोनों तो कौन सी राशि हैं दोस्तों? सदिश राशि हैं, वेक्टर राशि हैं। लेकिन विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत विभव, प्रतिरोध, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये अदिश राशियां हैं। तो ये विद्युत प्रवाह ना होकर के क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि हैं, लेकिन विद्युत विभव, विद्युत फ्लक्स, प्रतिरोध और शक्ति, ये कौन सी राशियां हैं? अदिश राशि हैं। ओके, तो कोई पूछे अदिश राशि कौन सी होती हैं, तो वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा, चाल, विद्युत फ्लक्स और विद्युत विभव, प्रतिरोध, ये सारी कौन सी राशि हैं? अदिश। और जिनके लिए दिशा की भी जरूरत पड़े और सदिश के योग का नियमों का पालन करे तो वो होती हैं वेक्टर राशि। जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग इत्यादि कौन सी राशियां हैं? सदिश राशि है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, और ये एक न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है, करेंगे, देखते ही उड़ा देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल से डर लगता है इस क्लास को जरूर अटेंड करें, आपके अंदर का सारा डर बाहर निकाल दूंगा कि न्यूमेरिकल कैसे बच्चों वाली चीज़ होती है। चलो, कह रहा है कि 1 मिनट में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है किसी सर्किट में, तो कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता होगा? हमें पहले सारी बातें वो लिखनी है जो क्वेश्चन में दी है। तो हमें जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 मिनट। लेकिन हम जानते हैं कि समय को तो किस में मापा जाता है? सेकंड में। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। और जो धारा है इसका मान कितना है? 10 एम्पियर। और पूछना चाह रहा है आवेश का मान, तो दोस्तों Q, और Q बराबर होता है I इंटू टी। आई का मान है 10, टी का मान कितना दे रखा है? 60, और 60 गुणा 10 करूँगा तो कितना? 600। और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? ई, 600 कूलाम। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो भी एक न्यूमेरिकल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही उड़ा देंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। बस आप तो साथ के साथ में डेली क्लास को लेते रहो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब न्यूमेरिकल हल करना सीख गए। कमेंट भी करो साथ साथ में कि हमारा उत्तर ये आ रहा है, गुरुजी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट में भी कुछ करना है।
ज़्यादा नहीं तो प्रत्येक विद्यार्थी अगर 2-2 5-5 सब्सक्राइबर भी बढ़ाएगा, आपको वीडियो सीरीज़ अच्छी लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्रत्येक विद्यार्थी के 5 तो कॉन्टैक्ट होते ही हैं। अगर 5-5 अगर प्रत्येक विद्यार्थी बढ़ाएगा तो एक दिन के अंदर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और उसके पश्चात हम लाइव क्लास लेंगे, आपके साथ में रूबरू चर्चा करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने का। चलो, ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज, सी का मतलब है कूलाम चार्ज, 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान क्या होगा। देखो ज़रा, हाँ जी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो आवेश है इसका मान कितना है, 40 कूलाम, कितने समय तक, 4 सेकंड तक। तो समय को सेकंड में मापते, कोई दिक्कत नहीं है, 45 मत समझ लेना, ये 4 सेकंड है। पूछना चाह रहा है धारा का मान, तो धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। तो 40 और 40 बटे अगर मैं 4 करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 10 एम्पियर। से ज़्यादा समय की बजाय सिर्फ ये लिखता ना कि 4 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो ये ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ज़्यादा समय का मतलब क्या है पता नहीं कितनी सेकंड, तो सिर्फ 4 सेकंड तक। अंग्रेजी में सही है कि चार्ज विल फ्लो फॉर 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो 40 में 4 का भाग देंगे तो 10 एम्पियर की धारा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो, क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं किसकी, 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, ये भी एक न्यूमेरिकल है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आए हुए प्रत्येक न्यूमेरिकल को मैं हल करवा दूंगा, बशर्ते आपका सपोर्ट मिले, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी भी नहीं, ये मैं अभी आपको अश्योर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, यदि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस लैंप में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। तो अभी हमने जस्ट पहले भी किया कि क्यू, आवेश का मान पूछना चाह रहा है ना, तो क्यू बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय। धारा का मान 1 और समय का मान कितना, 100 सेकंड, तो 100 गुणा 1 करूँगा तो 100 कूलाम। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, ई, 100 कूलाम इसी में आंसर है। चलो, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ई। हाँ जी, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, जुड़े रहो, बस 3-4 क्वेश्चन और हैं, हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको एक बार ढंग से पढ़िएगा कि एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ में 2 बिंदुओं पर 2 कूलाम का चार्ज स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है। देखिएगा ज़रा कि ये कह रहा है कि वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, और आवेश का मान कितना दे रखा है, क्यू का मान, तो क्यू का मान दे रखा है दोस्तों 2 कूलाम, और पूछना चाह रहा है कितना काम करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। तो अगर मुझे W का मान निकालना पड़ेगा तो V को क्या करना पड़ेगा, Q से गुणा करना पड़ेगा, तो V इंटू क्यू। हाँ जी, V का मान कितना दे रखा आप लोगों को, 12 वोल्ट, आवेश का मान कितना, 2, तो 12 दूना कितना, 24, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। चलिए, जो भाई को कम समझ में आ रहा है क्वेश्चन को रिपीट करके 2 बार देखें, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, 25 की। चलो, फटाफट से देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चनों को, कि यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी को घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उनके बीच में बल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो 2 आवेशों के बीच का जो बल होता है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। अपन ने लिखा था ना थोड़ी देर पहले कि Q1 Q2 तो ऊपर थे और R² नीचे था, तो यही हो रहा है। तो आप जान रहे हो कि अगर दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी घटेगी तो इसका मतलब बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूरी का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो दूरी आधी करूँगा तो आधे का वर्ग कितना होगा, आधे का अगर मैं वर्ग करूँगा तो कितना, 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, पहले की तुलना में वर्ग करेंगे तो f का मान 1 का आधे का वर्ग 1/4, तो चौथाई का 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। दोबारा देख लीजिए जिन भाइयों को थोड़ी सी भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है हमसे कि जो बल है ये
है वो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। अब दूरी को क्या कर दिया, आधा, तो एक तो ऊपर पहले से ही था और आधे का ये वर्ग करूँगा तो एक चौथाई, और चौथाई का चार कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो बल उनके बीच का क्या हो जाएगा, 4 गुना। कहने का मतलब यही तो है कि अगर दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, तो पहले की तुलना में बल कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे फोकस करना है कि वायु में और द्विध्रुव नियतांक, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के माध्यम में दो बिंदुवत आवेशों के बीच बल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा सुनो कि ये कहना चाह रहा है कि दो आवेश हैं, एक बार तो किस में रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं, और एक बार किस में रखे हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका मान कितना दे रखा है, के। तो दोस्तों जो वायु में बल लगता है और किसी माध्यम में बल लगता है, तो एम का मतलब मीडियम, मतलब माध्यम में जो बल लगता है वो वायु में लगने वाले बल का क्या होता है, एप्सिलॉन आर। तो किसी माध्यम में, एफ एम का मतलब है किसी माध्यम में बल बराबर होता है वायु में बल बटे एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर होता है द्विध्रुव नियतांक, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान। तो एप्सिलॉन आर का मान इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, तो के दे रखा है। अगर क्वेश्चन में ये के दे रखा है तो वायु में बल तो यही है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन आर के स्थान पर क्या लग जाएगा, के। तो ये पूछ रहा है कि वायु में बल, तो वायु में बल तो क्या होता है मेरे दोस्तों, वायु में बल क्या होता है, एफ जीरो, और जो माध्यम में बल आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ जीरो, और एप्सिलॉन आर के स्थान पर क्या लिख दूंगा, के। तो इससे तो ये कट जाएगा और के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो के तो आ गया ऊपर और 1 रह गया नीचे, तो आएगा के अनुपात 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर ए। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा के अनुपात 1। 1 अनुपात के मत कर देना, क्योंकि जैसे जैसे मीडियम बढ़ेगा भाई, जो बल है और जो माध्यम है एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती। तो के का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, इसलिए आंसर भी क्या आएगा, के अनुपात 1। हल भी किया हमने, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है कि 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी के द्वारा कितना चार्ज दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको कार्य का मान कितना दे रखा है, कार्य का मान है 660 जूल। हाँ जी, वोल्टेज का मान कितना दे रखा है, 110 वोल्ट। पूछना क्या चाह रहा है, आवेश का मान। तो वोल्टेज, कार्य और आवेश के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो तुमने ये पढ़ा होगा कि V बराबर W बटे Q। तो अगर मुझे Q का मान निकालना है तो W में किसका भाग लगाना पड़ेगा, V का, क्योंकि रिप्लेस हो जाएगा ना एक दूसरे का। तो कार्य 660, भाग लगाएंगे कितने का, 110 का, तो कितना आएगा, 6 कूलाम। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 8 की ओर, 28 की ओर, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। प्रत्येक कूलाम आवेश का मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W बटा Q। ठीक है, तो ये पूछ रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा, मतलब कितना कार्य किया जाएगा। तो W का मतलब V गुणा Q, और V का मान कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। प्रत्येक कूलम आवेश का तात्पर्य है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 1.6 गुणा 10 की घात -19। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान यही होता है कि नहीं होता। तो प्रत्येक कूलम आवेश का तात्पर्य है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो दी गई ऊर्जा या कार्य का मान कितना आएगा, 16 इंटू 6 करूँगा तो 96, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएगा तो 9.6।
गुणा 10 की घात माइनस 19, और तुम जानते हो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है ना। कई बच्चों को ये शब्द दिक्कत कर रहा होगा, प्रत्येक कूलम आवेश का क्या मतलब है, तो यहाँ प्रति इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। दोस्तों आज के इस लेक्चर में तो हम केवल इतना ही करेंगे। यदि आप दोस्तों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। ठीक है, चलो आज के इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।